Good afternoon, all of you, and again welcome to this session of editorial. एडिटोरियल का सेशन इधर कुछ दिनों मैंने नहीं किया था, लेकिन मेरे पे बहुत प्रेशर आने लगा। आप में से बहुत लोगों के रिक्वेस्ट आने लगे कि सर एडिटोरियल का जो डिस्कशन आप करते हैं उसको ज़रूर से ज़रूर फिर हम लोगों के लिए एक बार अपलोड कीजिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज फिर एडिटोरियल द हिंदू के एडिटोरियल का डिस्कशन आपके सामने है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है। कंटेंट्स वही रहेगा, लेकिन थोड़ा इसको लाइट बनाने की मैंने कोशिश की है ताकि सुनने वालों को ये इंटरेस्टिंग लगे, इसमें बोरियत बिल्कुल भी ना हो। सबसे पहले देखते हैं कि आज डेट है 10 जून, उसी का ये एडिटोरियल है। इसका टाइटल है रॉन्ग प्रायोरिटीज़, और बोर्ड पर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो बोर्ड पर आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, अलग से लिस्ट इसकी नहीं दी जाएगी। जैसे पहला वर्ड है प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटी मीन्स होता है प्राथमिकता। तो प्राथमिकताओं के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रायोरिटीज़। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर एक वर्ड है एपिडर्मियोलॉजिस्ट। एपिडेमिक से बना हुआ वर्ड होगा ये। एपिडर्मियोलॉजिस्ट मीन्स जो वैसे विशेषज्ञ जो महामारी के विशेषज्ञ होते हैं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं महामारी के विशेषज्ञ। उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एपिडर्मियोलॉजिस्ट। फिर यहाँ पे एक वर्ड है रेस्पोंडेंट। ये शायद लाइट की वजह से आपको ना दिख रहा होगा, लेकिन इसको यहाँ पे अलग से लिखते हैं रेस्पोंडेंट। इसके लिए हिंदी मीनिंग है प्रतिवादी। क्या होता है प्रतिवादी, ये बताता हूँ। मान लीजिए कभी कोई सर्वे होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जवाब देने वाले जो लोग होते हैं, रिस्पांस देने वाले जो लोग होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं रेस्पोंडेंट। एम्पलीफाई, ये वर्ड एक बार पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। बढ़ाने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एम्पलीफाई। जैसे साउंड को बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। सोबर डाउन एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है ज़्यादा गंभीर बनना। ज़्यादा गंभीर बनना मीन्स टू बिकम मोर सीरियस। हार्टेनिंग मीन्स होता है उत्साहवर्धक। कोई चीज़ अगर आपके उत्साह को बढ़ाती है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं उत्साहवर्धक। जैसे योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन इज़ हार्टेनिंग। क्रिपल्ड एक अच्छा वर्ड है। क्रिपल्ड मीन्स होता है पंगु। पंगु का मतलब जो मजबूर हो जाता है, चल फिर नहीं सकता, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं क्रिपल्ड। जैसे लॉकडाउन की वजह से हमारी इकॉनमी क्रिपल्ड हो गई है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपल्शन। ये थोड़ा कॉमन वर्ड है। कंपल्शन मीन्स होता है मजबूरी। उसको कंपल्शन में ये नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी, मजबूरी में ये नौकरी ज्वाइन करनी पड़ी। नेक्स्ट एक फिर फ्रेज है प्लेस द ओनस। यहाँ पे ओनस का मीनिंग पहले समझना होगा। ओनस मीन्स होता है जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं ओनस। तो किसी को जिम्मेदार ठहराना, उसके लिए हम लोग फ्रेज यूज़ करते हैं जिम्मेदार ठहराना, प्लेस द ओनस। नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटीज़। ये वर्ड नीचे दिया हुआ है वल्नरेबिलिटीज़। वल्नरेबल मीन्स होता है कमज़ोर या जिस पर रिस्क ज़्यादा होता है, उसको हम लोग कहते हैं वल्नरेबल। उसी से वर्ड बना है वल्नरेबिलिटीज़ मीन्स कमजोरियाँ। वल्नरेबिलिटीज़ मीन्स कमजोरियाँ। सो दीज आर द वर्ड्स जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में थे। दो वर्ड और फर्स्ट पैराग्राफ में थे और वो यहाँ पे लिखे गए। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए। एग्रेवेट, एग्रेवेट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे जाड़े के दिन में अगर किसी के दमा की बीमारी बढ़ जाती है, अस्थमा की, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि उसकी बीमारी एग्रेवेट हो गई। और एक वर्ड और है यहाँ पे इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो यू आर अंडर इनॉर्मस प्रेशर, तो देयर वी यूज़ दिस वर्ड इनॉर्मस। तो ये 12-13 वर्ड थे जो कि फर्स्ट पैराग्राफ से थे। नाउ वी आर कमिंग टू सेकेंड पैराग्राफ जिसमें वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है परसू।
परसू मीन्स होता है पीछा करना या किसी कोर्स को फॉलो करना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड परसू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम परसुइंग लॉ, यू आर परसुइंग एमबीए। नेक्स्ट वर्ड इज आउटकम। आउटकम मीन्स होता है परिणाम। रिजल्ट के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं आउटकम। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉ अप। ड्रॉ अप का मतलब होता है खींचना, कोई प्लान बनाना, वहाँ के लिए भी हम लोग इसको एज ए फ्रेज यूज करते हैं, ड्रॉ अप द प्लान। नेक्स्ट वर्ड इज एनेक्शस। एनेक्शस मीन्स होता है चिंतित, मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित हूँ, एनेक्शस हूँ। और इसी से वर्ड बनती है एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स चिंता। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फोर्स। इन्फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, जैसे गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है एंड नाउ द गवर्नमेंट विल डेफिनेटली इन्फोर्स दिस लॉ, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। फिर एक पूरा ईडियम दिया हुआ है यहाँ पे, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। कार्ट मीन्स होता है गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। गाड़ी के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कार्ट। तो घोड़ा गाड़ी में क्या होता है, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा आगे लगा हुआ होता है और उसके पीछे गाड़ी लगी होती है। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, गाड़ी को आगे रखा जाए, घोड़े को पीछे रखा जाए, तो ये ईडियम वहाँ पे फिट होगा, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मीन्स किसी भी श्रेणी को, किसी भी क्रम को उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग ईडियम यूज करते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड इज डिवोटेड। डिवोटेड मीन्स होता है समर्पित, जैसे वो अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित है, ही इज डिवोटेड टू हिज स्टडीज। नेक्स्ट वर्ड इज एसेस। एग्जाम में बहुत बार ये वर्ड आता है, मूल्यांकन करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एसेस। फॉर एग्जाम्पल, योर बॉस विल असेस योर परफॉर्मेंस, मूल्यांकन करना। इसके लिए दूसरा इंग्लिश वर्ड हो सकता है इवैल्यूएट, मूल्यांकन करना। और नेक्स्ट वर्ड इज प्रिवलेंस। एक वर्ड है प्रिवलेंट। प्रिवलेंट एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। प्रिवलेंट मीन्स प्रचलित, जैसे कोरोना की वजह से मास्क अभी प्रिवलेंट है, मास्क का यूज प्रिवलेंट है, प्रचलित है, और उसी का नाउन है प्रिवलेंस। प्रिवलेंस मीन्स प्रचलन। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दैट यू शुड नो। और इसको पैराग्राफ के हिसाब से मैंने डिवाइड किया है 2 कॉलम्स में। फर्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स यहाँ पे हैं और सेकेंड पैराग्राफ के वर्ड्स यहाँ पे हैं। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू डेटेड 10th जून। टाइटल है इसका रॉन्ग प्रायोरिटीज, मीन्स गलत प्राथमिकताएं। इसमें कहा गया है कि जो धार्मिक स्थानों को पूजा के लिए खोल दिया गया, उससे भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा है, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे कोरोना के फैलने के चांसेस हैं। एडिटोरियल में लिखा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बाद के लिए रखा जाना चाहिए, खासकर वैसी परिस्थिति में जब कोई भी देश महामारी से, वैश्विक महामारी से जूझ रहा हो। और इसमें मंदिर या पूजा का कोई भी जो पब्लिक वर्शिप प्लेस है वो इसमें आता है। महामारी के विशेषज्ञों की अगर बात की जाए तो अमेरिका में उनका सर्वे किया गया और 200 लोगों पर इनको एपिडेमियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो जो 200 लोगों पर सर्वे हुआ, उनमें से 43% लोगों ने, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि अगर उन्हें ऑप्शन दिया जाए कि वो मंदिर, मस्जिद, चर्च अपने पूजा के पर्पस के लिए कब से जाना पसंद करेंगे, तो उनका आंसर था कि 3 महीना के बाद ही जाना शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने 1 साल तक की भी बात कही। 43% जो दूसरे लोग थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो 1 साल तक ऐसी जगहों पे नहीं जाएंगे। और उन्होंने जो सतर्कता बरती है, धार्मिक स्थल पर एक साथ जमा होने के बारे में, वो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे जगहों पे चाहे आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, चर्च में जाएं, वहाँ पर
फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, या एक तरह से देखा जाए तो लगभग असंभव है। और अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की गई तो कोविड-19 जैसी जो महामारी है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए सरकारों को इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा और जो अनलॉकिंग का जो फेज शुरू हुआ है उसमें धार्मिक स्थानों को खोलना सच में एक खतरनाक कदम है, एक खतरनाक निर्णय है। भले ही सरकार ने बहुत तरह के तामझाम इसके लिए अपनाए हैं कि मंदिरों में जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ई पासेस बनेंगे, दूरी को मेंटेन किया जाएगा, लेकिन हाँ, लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी लेके जाएंगे, वहाँ के स्टाफ जो होंगे वो भी इसको यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी जब भीड़ एक जगह पे जमा हो जाती है तो इन चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इसी चीज़ को ध्यान में रखा जाए तो कुछ ऐसे मंदिर, मस्जिद और चर्चेस की बड़ाई करनी पड़ेगी या उन्हें धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन लोगों ने अभी अपने को बंद रखने का ही निर्णय किया है। भारत का, जहाँ तक भारत की बात है तो भारत कोरोना के मामले में अब शीर्ष के 5 देशों में चला आया। शुरुआत जब हुई थी, जब स्टैटिस्टिक्स आने शुरू हुए थे, उस समय भारत 11वें नंबर पर था, लेकिन अभी वो टॉप 5 के बीच में आ गया है। और हम किसी भी तरह से मास ट्रांसमिशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर भारत में मास ट्रांसमिशन हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा जान की क्षति होगी, ये बिल्कुल तय है। इसीलिए हमारी प्राथमिकता आज के दिन में क्या होनी चाहिए कि हमारी जो इकॉनमी बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी थी, एक तरह से पंगु हो चुकी थी, उसे धीरे धीरे सुरक्षित रूप से खोलना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ ऑप्शनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मंदिर जाना, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना, तो इसको कुछ समय तक के लिए लंबित रखा जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, जब तक बेटर कंट्रोल हमारे पास नहीं आ जाए कि इस महामारी को रोकने के या नियंत्रित करने के बेहतर उपाय हमारे पास नहीं आ जाएं। उस समय तक हम लोगों को ऐसी चीज़ों को पोस्टपोन रखने की ज़रूरत है। आज अगर आज की बात की जाए तो सरकार के सामने मजबूरी थी कि अनलॉक किया जाए, और वो भी उस समय में जबकि इस इन्फेक्शन अपने पीक पे नहीं पहुंचा था, चीज़ें नियंत्रण में थी। लेकिन अब जब सरकार ने अनलॉक करने की घोषणा कर दी है तो लोगों को अपने आप को सुरक्षित रहना है, और एक तरह से देखा जाए तो ये जिम्मेदारी सरकार ने अब लोगों पर डाल दी है। लोगों के स्वयं के सुरक्षा की जिम्मेदारी या स्वयं को सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो अब खुद पर आ गई है, ऐसा माना जा सकता है। और ऐसे लोगों में बहुत से लोग वल्नरेबल भी हैं, बहुत से लोग कमज़ोर हैं। खासकर मधुमेह से पीड़ित जो लोग हमारे देश में हैं, उन पर इसका ख़तरा ज़्यादा है। अगर हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के स्टडीज़ को ध्यान में देखें, उनके द्वारा किए गए अध्ययन के पर नज़र डालें, तो उससे ये पता चलता है कि 1990 से लेकर अभी तक डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका बर्डन हमारे हेल्थ सेक्टर पर 80% बढ़ा है। उस समय से अगर हम देखते हैं तब 1990 से लेकर अभी तक, 1990 से 2020 तक डायबिटीज़ का जो बर्डन है वो हमारे हेल्थ सेक्टर पर 80% बढ़ा है। और ऐसे लाखों लोग हैं, ऐसे लाखों नागरिक हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, और उन पर उनके जीवन पर
खुद का खतरा है और उन्हीं के द्वारा कम्युनिटी ट्रांसमिशन की भी संभावना भारत में प्रबल है। भारत ने जबकि लॉकडाउन की एक स्ट्रैटेजी अपनाई, रणनीति अपनाई और कोशिश की कि इन्फेक्शन कर्व को नियंत्रित किया जाए, लेकिन इसके कई नकारात्मक परिणाम भी सामने आए और अब ज़रूरत है भारत को एक ऐसी अच्छी योजना बनाने की जिससे कि अनलॉकिंग की जो प्राथमिकता है वो सावधानी पूर्वक पूरी की जा सके। इसके लिए ज़रूरी होगा राजनीतिक इच्छा शक्ति, साथ ही साथ लोगों के बिहेवियर को भी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। जैसे लोग मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ये जिम्मेदारी भी सरकार को निभानी पड़ेगी। अगर हम देखें कि कई शहरों से लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, खासकर मुंबई जो कि इस महामारी से बुरी तरह से पीड़ित रहा है, वहाँ पर देखा गया कई परिस्थितियों में कि चिंता बढ़ाने वाली भीड़ देखी गई, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। नाइट कर्फ्यू हमारे देश में अभी ज़रूर चल रहा है, रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, लेकिन उसमें भी उतनी सख्ती नहीं है। बहुत कमज़ोर कर्फ्यू प्रतीत हो रहा है। ये सच में चिंता वाली बात है। और अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे पास सीमित चिकित्सा की सुविधाएं हैं और अगर एक ही बार ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हो गए तो कोविड-19 के मरीजों को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर अनलॉकिंग गलत हुआ, अगर इसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो इस बात की पूरी आशंका है कि भारत में कोरोना के केसेस का एक तरह से विस्फोट हो जाएगा। और ऐसी चेतावनी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी हमें दी है कि भारत में इसकी संभावना हो सकती है। भारत के अलावा जो दो देश और हैं वो हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसीलिए इन देशों को खास कर सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी जो राष्ट्रीय नीति है उसको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो चीज़ सीधी चलनी चाहिए उसको उलट दिया जाए, उसको रिवर्स कर दिया जाए। इसीलिए कौन सी एक्टिविटीज़ को खोलना है और किस एक्टिविटीज़ को अभी बंद रखना है, इस पर सरकार को अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। जो भी हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अभी उपलब्ध हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास मौजूद हैं, उन सब को अभी लगाना चाहिए सिर्फ प्रोडक्टिव और इसेंशियल वर्क में। मतलब वैसे काम में संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए जो उत्पादकता बढ़ाने में मदद करें और जो हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। केंद्र सरकार को ये भी एक्सप्लेन करना होगा, ये भी बताना होगा कि कम्युनिटी लेवल इन्फेक्शन को एसेस करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी बेहद ज़रूरी है कि सरकार फोकस एरियाज़ को, मतलब जहाँ पर केसेस ज़्यादा होने की संभावना है वैसे क्षेत्रों को पहचाने और आगे के अनलॉकिंग वाले चरण कैसे निर्धारित किए जाए इसके बारे में एक सही रास्ता अपनाएं। तो ये था आज का एडिटोरियल जिसमें डिस्कशन किया गया इस बात की चिंता को लेकर कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या पूजा के स्थान खोल दिए गए हैं। इसको मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। अगर इसका जिस्ट देखा जाए, इसका सारांश देखा जाए तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल के ठीक नीचे, बाय ओपनिंग अप रिलीजियस प्लेसेस फॉर वर्शिप नाउ इंडिया रिस्क हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन। धार्मिक स्थानों को पूजा के लिए खोलने के द्वारा भारत अब हाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ गया है और इसका जोखिम भारत पर बहुत ज़्यादा है। तो सच में ये एक
बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था जो आज द हिंदू में प्रकाशित हुआ, जिसमें वाजिब चिंता व्यक्त की गई है संपादक महोदय के द्वारा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और जो भी बातें एडिटोरियल में कही गई हैं मैंने उसे अपनी भाषा में, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की और ये एडिटोरियल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कल हम फिर आपसे मुखातिब होंगे, आपसे फिर मिलेंगे द हिंदू के एक नए एडिटोरियल के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।